नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि मार्केट में सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और अभी जो रिसेंटली अपडेट्स हुए, आपने अगर कवर किया होगा, समझा होगा कि टैरिफ्स की वजह से मार्केट में अप्स एंड डाउन्स या कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा। फिर जीएसटी के कुछ रेट्स अभी चेंज हुए, तो कुछ प्रोडक्ट्स पे फ़ायदा हुआ, किन प्रोडक्ट्स में गिरावट हुई, या मतलब इस तरह की सिचुएशंस रहीं। और हम ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि भाई किस तरह से हमें हमारे शेयर्स में, हमारे इन्वेस्टमेंट में कम समय में ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो एक थंब रूल में आपको पहले भी मैंने कहा है और अभी भी बताता हूँ कि कोई भी फिक्स रूल नहीं है, लेकिन आपकी जो जो स्किल्स हैं, इसको डेवलप करते हुए आगे बढ़ने से ही बात बनेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कह दिया जाए कि जैसे सपोज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, टाटा की हैं और भी हैं। अगर किसी एक ही प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई ना करते हुए एक ही प्रोडक्ट में चीज़ें अगर उन्होंने रन की होती, चलाई होती, तो क्या ये ग्रुप इतने बड़े खड़े हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। तो और इवन आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में देखते होंगे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। कभी कोई बैट उनकी सही जाती है, कभी कोई गलत जाती है, लेकिन गलत जाने के बाद भी वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। कहीं के लॉसेस को बियर किया तो कहीं पे उनको मल्टीप्लाई करके फ़ायदा मिला। ये चीज़ और ये स्ट्रेटजी आपको सीखनी पड़ेगी। और जिसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि हो सकता है मुनाफा थोड़ा बहुत कम हो, चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगल करें, बट अगर आप लंबे समय तक मार्केट में एक प्रॉफिट्स के साथ, एक रीजनेबल प्रॉफिट्स के साथ में टिके रहते हैं, तो आपको आपका जैम और चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। रिलेटेड टू द मार्केट चीज़ें किस तरह से ग्लोबली कंसर्न हैं, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक थीम बेस्ड चीज़ें अप्रोच की समझ में आएंगी। कि जैसे सपोज़ हम लोग कंपनी बताते हैं या कहते हैं या डिस्कस करते हैं, तो उसका एक अप्रोच, सर ये ऑल टाइम हाई पे है, इसको बेच देते हैं, इसको खरीद लेते हैं, इसका ये है। मैं भी खरीदता बेचता हूँ, चीज़ें करता हूँ, लेकिन आपको उस कंपनी में आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैटर करता है, वो अलग करता है। कॉपी करके काम नहीं चलता। तो पहली बात तो देखो, ये एक बात मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये स्थिति थी, ठीक है। इन भाई महाशय ने पहले तो जो कह सकते हो कि एक ये स्थिति थी इंडिया यूएसए की, जिसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करके आज सिचुएशन यहाँ पे लाके खड़ी करी है, और आज ये परेशान है। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट ट्वीट्स और भी चीज़ें हैं। अभी इनका जो मैटर चल रहा है ग्लोबली, कह सकते हैं यूएसए में, जो उनका 2 कोर्ट में ये केस अभी हार चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस गया हुआ है कि टैरिफ्स को लेके जो इन्होंने मनमानी की है और जो चीज़ें की और जो दलीलें दी हैं इन्होंने, जब इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो उसमें इंडिया का भी इन्होंने नाम लिया और कहा कि भाई इंडिया पे टैरिफ्स जो हैं वो मैंने इम्पोज किए हैं ड्यू टू स्टॉप द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, वो एक उसकी स्ट्रेटजी का इनका कहने का मतलब है कि है मेरा है, या जो भी चीज़ें। और अगर ये चीज़ें, मैं केस अगर हारता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को, ठीक है, अगर मैं ये केस हारता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मतलब यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में, या चीज़ें हैं, तो धमकी दी है, एक तरह से कंसिक्वेंसेस बताए हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दिखाई पड़ जाएंगे, बट मैं उनका जस्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि ग्लोबली किस तरह की बैठ रही हैं। अभी जैसे हमारा, तो इन्होंने ये कहा कि भाई अगर इस तरह से हुआ, अगर मुझे इन टैरिफ्स को या चीज़ों को वापस लेना पड़ता, तो उनके कंसिक्वेंसेस इस बात को लेके आएंगे कि भाई जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, मैंने अगर ये टैरिफ वॉर खेला, या मैंने निगोशिएशंस करें, या मैंने जो टैरिफ के हथकंडे अपनाए हैं या कुछ भी किया उसके तहत, उसके चलते मैंने जापान के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, कनाडा के साथ में, और भी मतलब कंट्रीज़ का नाम लिया, कुछ तो 4-6 कंट्रीज़ के साथ में इनकी कह सकते हैं बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसका फ़ायदा यूएसए को मिलेगा। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने जो है प्रैक्टिकली, इट ही सेइंग दैट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने टैरिफ लगा के अर्न किए हैं, यूएसए ने अर्न किए हैं, जो कि हमें एक रिचर कंट्री बनाएगा और हमारी इज्जत और रसूख बना रहेगा, और ये पॉलिसी मेरी सही है। ठीक है, इस जिसकी दलील इन्होंने दी। और ये भी कहा कि इंडिया पे जो 50% टैरिफ्स लगे हैं उसके पीछे जो है रशिया यूक्रेन के वॉर को एक तरह से मतलब रुकवाने के लिए एक वो स्ट्रेटजी है, सो दैट कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो ना बाय करे इंडिया, और उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो ना मिले। भाई देखो, अगर रशिया का क्रूड ऑयल
आप नहीं भी बाय करते हैं तब भी रशिया अपने आप में इतना सक्षम है कि चीज़ों में वो कह सकते हैं आपका बैंड बजा सकता है, ठीक है। इतना हल्के में मत लीजिए। इवन जो चीज़ें आप सोचते हैं, आज उन्होंने जो कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज उन्होंने बोला, यूरोपियन यूनियन को भी बोला कि भाई अभी जो फ़ोन कॉल हुआ, एक ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हो रही है इंडिया की यूरोपियन यूनियन, उन सब चीज़ों को मैं कवर करूंगा और मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को भी आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन दैट विल बी अ जस्ट बेसिस ऑफ ऑल द न्यूज़ेस, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जैसे कहा कि भाई रशिया के यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बोला कि ट्रंप साहब ने कि भाई आप रशियन ऑयल को ना इंपोर्ट करें, ना करें, मतलब एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू जो रशियन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है कह सकते हैं इंडिया के थ्रू रिफाइंड होके यूरोपियन यूनियन में, तो उसके लिए एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बोला। और इवन ये कहा कि भाई किसी भी तरीके से आप जो है रशियन ऑयल जो रिफाइंड होके आ रहा है इंडिया से आपके पास तक, उनको ना खरीदें। और वहीं पे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्हीं सब न्यूज़ से बेसिस पे चीज़ों को लेके आऊँगा। अभी जैसे यहाँ पे ये देखो कि थोड़ा नेटवर्क डाउन हो गया, सॉरी फॉर दिस। जैसे जस्ट ये ओपन हो जाएगा तो मैं आई विल कंटिन्यू विद द वीडियो, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ कि जो वो है कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन ने जो अभी रिसेंटली बाय किया है रिफाइंड, सॉरी मतलब कह सकते हैं कि सॉरी दूसरा आ गया, ठीक है, कि जो यूरोपियन यूनियन ने बाय किया अभी इंडिया से डीजल स्पेशली, क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन को बहुत हद तक जो है एनर्जी फ्यूल्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है स्पेशली इन द विंटर सीजन। तो उसके लिए अभी यूरोपियन यूनियन ने बोला कि भाई ठीक है 2026 जनवरी से हम इस तरह के इंपोर्ट पे बैन लगा सकते हैं। तो उस बैन के चलते भाई बिजनेसमैन बिजनेस के हिसाब से देखता है, तो इंडिया से जो इम्पोर्ट का जो मतलब क्वांटिटी थी दैट इज़ बीइंग सर्ज टू 137%, मतलब जो पुराने क्वांटिटी से मतलब एकदम से स्काई रॉकेट हुई। और यूरोपियन यूनियन ने अगस्त शिपमेंट्स में इंडिया के से जो डीजल मंगाया दैट इज़ ज़बरदस्त। वो इस वजह से भी एक तो स्टॉक कर सकें और जो आगे जाके अगर यूरोपियन यूनियन ने भी इस रिफाइंड ऑयल को इंपोर्ट बैरल्स में मतलब जो है अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो हमारे पास ये सस्ता ऑयल जो है बना रह सके, चीज़ें हो सकें। बिकॉज इसके पीछे भी रीजंस हैं, उन्होंने देखो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस को रिलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे जगह से ऑयल लिया जा सकता है, भाई एक जगह भाई डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ से ऑयल लिया जा सकता है, तो बोले कि अगर हम इंडिया जो कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ से अगर हमें यूरोपियन यूनियन के तरफ से जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनको ऑयल तो और चीज़ें चाहिए ही, डीजल चाहिए ही, लेकिन अगर इंडिया से हम नहीं ले पाएंगे ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द जनवरी 2026 देन वी हैव टू मूव टू अदर प्लेसेस। और जहाँ पे क्या है कि मेंटेनेंस एंड ऑल सब चीज़ें भी एक्सपेक्टेड हैं, तो उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके जो उनके रिफाइनिंग कह सकते हैं वो हैं प्लांट्स हैं, वहाँ पे कहीं पे जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं जैसे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं या वहाँ से खरीदना पड़ेगा या कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसको महंगा मिलेगा। बिकॉज महंगा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ रिफाइनिंग कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ की अभी जो है मेंटेनेंस होने को है, जो यहाँ वो सब चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं। देखो शॉर्टफॉल कॉस्ट बाय द अनएक्सपेक्टेड रिफाइनरी मेंटेनेंस सबमिट इन डिटोलिया रिसर्च एनालिस्ट, मतलब ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो आपने देखा कि भाई किस तरह से ऑयल डीजल जो है इंडिया से इंपोर्ट किया गया हैवीली बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये अपने एक में एक चलो पॉइंट है, अलग बात है। अब देखो दूसरी चीज़ें अगर मैं कैलकुलेट करूँ चीज़ों को, मैं थोड़ा सा जो ये आदमी है स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो इनके लिए जो सोचने की बात है, इन्होंने जो कर्म किए हैं अभी उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला और इंडिया उसको कैसे काउंटर कर रहा है, वो सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया, जरूर देख लीजिएगा जाके। और यहाँ पे इन्होंने क्या है कि इंडिया उस चीज़ के इम्पैक्ट को कैसे कम कर रहा है। इवन जीएसटी रेट्स जो कट हुए, मतलब अभी देखा जाए तो यहाँ पे जो भी जीएसटी रेट्स कट हुए इंडिया ने अभी चेंजेस जो लाए हैं उसमें भी क्या उससे हम ये जो 50% टैरिफ है फ्रॉम द यूएसए, इसको देखो हमने
मेंटली एक्सेप्ट कर लिया, हमारे इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स उनको जो प्रॉब्लम है उसको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉइंट्स उठाए। अभी दुनिया भर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है कंट्री, और पहले से भी जो चल रहे थे, इवन इसमें फास्ट पेस बनाया है। और आज भी जो अभी डिस्कशन हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ में, और उनके जो हेड हैं उन्होंने, उनकी तरफ से ट्वीट आया, उस ट्वीट को भी अगर मैं दिखा पाऊंगा तो दिखाऊंगा, कि वहाँ से मतलब एक ट्वीट आया कि भाई इंडिया के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारे, जो कि नियर बाई फ्यूचर, जिसमें जर्मनी भी कह रहा है कि वी विल पुश, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है यूरोपियन यूनियन में। यूके के साथ तो हमने कर लिया, और भी कंट्रीज के साथ में, बहुत सारी कंट्रीज के साथ में कर रखा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला नवंबर तक वी विल एबल टू फाइनलाइज द थिंग्स फॉर द विद इंडिया, कि भाई हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ में चालू हो जाए। तो आप ये बताइए कि इंडिया बहुत हद तक स्कोप ये दिखा रहा है एक्सपोर्टर्स को, जहाँ पे इन्होंने जीएसटी रेट भी कम किया, जिससे कच्चा माल वगैरह, मतलब मान के चलो टेक्सटाइल्स की बात कर लो, इंडिया के जो एक्सपोर्ट करती है, डिफरेंट यूएसए में ही करती थी, ठीक है, कि भाई मान लो बड़ा $20 या $30 में, मतलब $20 में मान के चलो कोई प्रोडक्ट जा रहा था यूएसए में, ठीक है, अब वो वहाँ भाई 50% टैरिफ लग गया तो वो $30 का हो गया, तो वहाँ का इंपोर्टर नहीं ले पा रहा, या ले रहा है तो महंगा ले रहा है, या जो कह सकते हैं कि इंडिया को मार्जिन उतना नहीं निकल के आ रहा है। तो वो चीज़ें जो है कि एक तरह से यूएसए में महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, या कोई भी हो, वो अब जो $10 बढ़ा किसी भी प्रोडक्ट पे, तो या तो उनका इंपोर्टर बियर करे तो वो महंगा बेचेगा, या तो फिर जो है कि इंडियन जो माल भेजता था वो सोचे, तो उसका भी एक, भाई मान के चलो $15 में अगर उसे पड़ ही रहा है तो वो $10 कहाँ से बियर कर लेगा। लेकिन यहीं पे कंट्री ने, मतलब गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि हम अपने माल को जहाँ पे जीएसटी कम करके और सस्ता कर सकते हैं तो कर देंगे, तो ठीक है। लेकिन पैरेलली दूसरे मार्केट्स में भी जो है ओपन किया है चीज़ों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से, और जगह चीज़ें ये बहुत फास्ट पेस पे कवर हो रहे हैं। मैं इनको पूरा कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि डिफरेंट, ये मैंने पुराने वीडियो में भी थोड़ा सा कमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने डीपली यहाँ पे मैंने इनको पढ़ा, देखा, समझा, और उस तरह से इंडिया के लिए मार्केट वाइज ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। तो उस तरह से आप अपने स्टॉक मार्केट को भी रिलेट कर सकते हो। देखो, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। सेकेंडली, ये ऑयल की बात कर ली, ये कर ली। अब देखो दूसरी चीज़ें क्या है कि ये देखो, ये रहा उनका उर्सुला, अभी ये हट गया थोड़ा सा, नहीं तो इनका ये ट्वीट था जिसे मतलब इन्होंने वो किया, अपडेट, यस दैट्स करेक्ट, ठीक है, यस दैट करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ, शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ट्वीट को अगर आप पढ़ते तो उसमें जो है इट इज़ नॉट कमिंग नाउ, ठीक है, तो ये पूरा खुल गया। तो वहाँ पे मतलब यूरोपियन यूनियन के हेड की तरफ से जो है एक कॉन्ग्रेचुलेशंस आया है कि भाई आपके साथ में हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अच्छी बातचीत हुई, ये वो करके। और रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेशन, जो इंडिया का एक तरह से उसको कूल डाउन करने के लिए या उसको रोकवाने के लिए इंडिया का एक बहुत बड़ा उसमें जो है कि आया नहीं, हाँ ये आ गया, देखो देख सकते, यहाँ पे पढ़ सकते हो। वी है ये उर्सुला वॉन देर लेन जो है, ये यूरोपियन यूनियन के हेड हैं, जो कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत हुई। एक तरफ तो देखो कि वो यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप कि भाई आप ये करो वो करो, रोक लगाओ मत, बाय करो वो करो। वहीं पे पैरेलली इन्होंने अलग तरह से सुनाया जो भी कुछ कहा, वी वार्मली वेलकम इंडियाज कंटिन्यूड इंगेजमेंट विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की, ठीक है, कि इंडिया की जो बातचीत है प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ में उसके लिए हम बहुत आभारी, मतलब खुश हैं। इंडिया हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द ब्रिंगिंग रशिया टू एंड इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन एंड हेल्पिंग क्रिएट ए पाथ ऑफ टुवर्ड्स पीस। This war carries global security consequences and undermines economic stability, so it is a risk to the entire world। एक चीज़ तो देखो समझ में आ गई वर्ल्ड को कि भाई रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर है, और उसको समझने के लिए या उस पे जो जिसका कह सकते हैं ना कि एक बॉन्डिंग जो है वो देखो, अभी ट्रम्प साहब ने भी बात करके देख ली और भी लोगों ने बात करके देख ली, सब कुछ है। लेकिन इंडिया के साथ में जो डील है रशिया की, या प्रेसिडेंट पुतिन या रशिया की जो भी कह लो, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर इंडिया ही समझा सकती तो समझा सकती है, इंडिया की चीज़ों पे ही चीज़ें
काम करेंगी, ये बात समझ में आ गई। जबकि तो पोटेंशियल आप सोच सकते हो कि इस चीज़ को समझ सका यूरोपियन यूनियन, समझ रहा है, चीज़ें समझ रही, ग्लोबल वर्ल्ड समझ रहा है, लेकिन वहीं पे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज हमें दे दो, हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे जिससे कि मतलब उनको बिल्कुल हम उनकी डेड इकोनॉमी को और डेड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेयरएज आज उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें ये बोला कि वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टुवर्ड्स द हेड ऑफ द हैंड इन द ऑफ द डार्केस्ट चाइना, लाइक दैट। तो वो ट्वीट किया। तो इनका तो कुछ समझ में नहीं आता यूएसए का जो ट्रम्प साहब का हिसाब किताब है, लेकिन वहीं पे ग्लोबल वर्ल्ड इन चीज़ों को समझ रहा है। वहीं लुकिंग अहेड वी प्लान टू एग्री ऑन एन जॉइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा, ये आप पॉइंट को देखिएगा, जॉइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा एट द नेक्स्ट EU इंडिया समिट एज अर्ली एज पॉसिबल इन 2026। ठीक है। वी आल्सो रिमेन फुली कमिटेड टू कंक्लूड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से इंडिया का अप्रोच है चारों तरफ, सब तरह से। तो और यहाँ पे GST रेट को कम किया गया, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर जहाँ एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत आती, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ पूरा तो बियर नहीं कर सकते यूएसए के मार्केट को, लेकिन ये एक पहल है, ये चीज़ें हैं भाई। गवर्नमेंट को दिखाई पड़ रहा है कि अगर इतने करोड़ों अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट ना कर पाएँ वहाँ यूएसए में, लेकिन हमने दूसरे रास्ते खोल दिए हैं कि आप यहाँ पे अपने मार्केट को तलाश कर सकते हो, अफ्रीका में बेचो, ऑस्ट्रेलिया में बेचो, यूरोपियन यूनियन में बेचो। देन हमने आपका जो एक तरह से यूएसए में भी मना नहीं है, बट वहाँ पे भी हाँ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट थोड़े कम हो जाए, और हम जो आपको मान के चलो कच्चा माल मिला के आपको कोई प्रोडक्ट 15 का मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे, यूएसए में बेच रहे थे 15 में, अब वहाँ पे वो महंगा हो जाएगा। मान के चलो $20 का था, 20 में बेच रहे थे, तो अब वो 30 का बिकेगा वहाँ पे, तो आपकी क्वांटिटी कम बिक पाएगी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए फ्रॉम द इंडिया। तो अभी तक आपको उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह 15 रुपये में पड़ा था, GST की वजह से उन GST के प्राइजेस को, चीज़ों को निगोशिएट करके, कम करके या कुछ भी करके जो है गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए उसका अभी मलहम थोड़ा सा लगेगा। तो वहाँ पे वो हो सकता है जो $15 में आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे, वो हो सकता है $12 या $10 में कर पाएँ, तो उससे भी मार्जिन निकल के आएगा, सो दैट यू आर एबल टू, कुछ आप बियर करो, कुछ अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं वो बियर करेंगे, चीज़ें तो चलेंगी भाई। हो सकता है मार्केट को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन पैरेलली गवर्नमेंट यहाँ पे भी कोशिश कर रही है, दूसरी जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दूसरे मार्केट भी तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, और मतलब हो भी रहे हैं, जहाँ पे मतलब ये चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा, सो दैट कि ये जो इम्पैक्टेड है, ये जो टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है ना अभी, वो बाद में नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये विजनरी चीज़ों को समझने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली जो यहाँ पे जैसे जो बोला है अभी, अगर इसको ओपन हो जाता है थोड़ा सा, कि भाई इन्होंने लिखा वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डार्क चाइना सेज डोनाल्ड ट्रंप। भैया तुम इतने काय के लिए उतावले हो रहे, अब तुमको दिक्कत हो रही है, तुम्हारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ चीज़ें केस चल रहा है, और आप आज तुम कह रहे हो कि भाई इंडिया ने ठीक है अपना रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर ली, बोले ठीक है यार, अब आप मानने वाले नहीं हो, चीज़ें झुक के तो काम नहीं चलेगा। ये आज वो इंडिया नहीं है कि जो आप लोगों के, जो आपके इशारों पे नाचे। तो इस तरह से आप चीज़ों को पूरा एनालाइज कर सकते हो। EU चीफ वॉन्डर, जिसको मैंने अभी ट्वीट दिखाया था कि सेज इंडिया हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू एंडिंग यूक्रेन वॉर, सब क्रेडिट दे रहे हैं, हर तरह से सब चीज़ें हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ। सेकेंडली मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ, एक पॉइंट ये रह गया, उसके बाद में चलते हैं मार्केट वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको मोदी पुतिन जी पिक शुड सेंड चिल डाउन एवरी अमेरिकन स्पाइन यूएस मीडिया। ठीक है, यूएस मीडिया में भी ये इस बात का चर्चा हुआ, ये जो फ़ोटो चेंज हुई है ना, फ़ोटो जो आपने अभी मैंने जो आपको दिखाई थी, अगर मैं यहाँ पे ओपन हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई फ़ोटो जो इनकी चेंज हुई, अगर मैं कहूँ ये वाली यहाँ पे थे, और यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जिम्मेदार ट्रंप साहब हैं, और जिसको नोटिस भी किया कह सकते हैं वेस्टर्न मीडिया ने, और उसको छापा भी है। ठीक है, कि द मोदी पुतिन जी पिक शुड सेंड चिल डाउन एवरी अमेरिकन स्पाइंस यूएस मीडिया, उन्होंने बोला था। फोटोग्राफर हैव नॉट gone unnoticed to the Western media, with US political commentator Van Jones saying it should send a chill down the spine of every American। ठीक है, हर अमेरिकन के लिए ये एक जो है कि खतरे की घंटी है भाई। आप देखो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड एक हो रहा है। ठीक है, फोटोग्राफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज सेट द बॉल रोलिंग फॉर what the new world order, the one dominated and determined by Asia may look like, कि मतलब किस तरह से एशिया चीज़ें कर रहा है। आपने चाइना छोड़ा, आपने इंडिया छोड़ा, आपने रशिया छोड़ा, आप करना क्या चाह रहे हो? ठीक है, आप अकेले अलग थलग होकर चीज़ों को कर लेंगे क्या?
अभी भी बहुत सारी चीज़ें इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ऐसा नहीं कि हिडन, इन्हें चिड़ हो गई है पूरी एक तरह से देखा जाए इंडिया के साथ में स्पेशली, ठीक है। द फोटोग्राफ्स हैव गॉन अननोटिस्ड इन द वेस्टर्न मीडिया विद यूएस political commentator Van Jones saying it should send a chill down the spine of every American. We are going to look back on today historically as a very big deal because that image of Xi Jinping with Putin with Modi from India with the leader of Iran, ठीक है, ईरान के साथ भी, विद द लीडर ऑफ ईरान, विद द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, दैट शुड सेंड इट चिल डाउन द स्पाइन ऑफ एवरी अमेरिकन, मिस्टर जॉन सेड ऑन CNN। वो नोटिस कर रही है मीडिया, सब कुछ समझ रहे हैं कि भाई देखो एससीओ समिट की तरह नहीं था भाई, वहाँ पे ईरान का लीडर था, नॉर्थ कोरिया का लीडर था, और प्रेसिडेंट क्या कह सकते हैं, पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन थे, ठीक है, और चाइना, और जो जिस तरह से जो उनकी गर्मजोशी के साथ में आपस में मेलजोल दिखाई पड़ रहा, ये आपकी वजह से हुआ कि पूरा उन्होंने अपने बीच के डिफरेंसेस को कम करके एक तरह से आपके खिलाफ चीज़ों को लेके आए, क्योंकि आपने तलवार जो लटकाई उससे बात नहीं बनती है। ही डिस्क्राइब द गैदरिंग एज ए साइन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, वो नोटिस कर रहे हैं। वेयर द वेस्ट फाइंड्स इटसेल्फ इंक्रीजिंग बॉक्स इन ए मल्टीपोलर ग्लोबल, ऐसे मतलब वेस्ट अपने आप को एक बॉक्स के अंदर फाइंड करता है अगर इस तरह की चीजें नोटिस अननोटिस जाएंगी। एट द एससीओ समिट पीएम मोदी वाज सीन क्लैस्पिंग मिस्टर Putin's hand bursting into laughter with the Russian leader Grand. Mr. Xi maintained a measured smile as the three leaders huddled briefly before lining up for a group photo in Tianjin. तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं की जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो है पुतिन साहब को जल्दी समझ में नहीं आ रहा। चीज़ें जब वहाँ से निकल जाएंगी तब फिर जो है झुक के आएंगे। और आज का जो ट्वीट है उनका, वो आप अपने आप में एक तरह से शो करता है कि भाई किस तरह से ये सोच पा रहे हैं, ठीक है। अगर और जो मैं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष वो लेके आऊँगा कि भाई हो क्या रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा डाटा स्लो है तो उसके लिए मैं सॉरी फॉर दैट कि ये ओपन हो जाएगा तो मैं कवर करता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मतलब अभी आपने देखा होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेल करे पड़े हैं, ठीक है। चाहे मैंने आपको पुराना डाटा पुराने वीडियोस में दिखाया था, चाहे आप यहाँ पे अभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा आज भी सेलिंग थी, वहीं पे डीआईज बाय कर रहे हैं। डीआईज को अपना डाटा यहाँ पे दिखाई रहोगे, ये देख सकते हो डाटा अगर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये लगातार ये सितंबर के मंथ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी 1500 सेलिंग, 1100, 1600 ये और सेलिंग ही सेलिंग है, और अभी तक इन्होंने लगभग 5,500 करोड़ का माल बेच दिया। अब वहीं पे अगर डीआईज की बात करूं तो उन्होंने कवर करने की कोशिश की, 13,000 13,500 करोड़ का माल खरीदा है। ये अपने आप में आपको एक इंडिकेशन देता है। अब यहाँ पे एक न्यूज़ और निकल के आई कि भैया आईटी कंपनीज़ में पुतिन साहब जो है और मतलब कह सकते हैं टैरिफ या कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, तो वो भाई पगला चुके हैं, ठीक है। चीज़ें अकेले लेवल पे रन नहीं करेंगी चाहे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत हैम्पर होगा, लेकिन तो उसके तहत अगर आईटी सेक्टर में कभी डाउन मिलता है या कभी कुछ है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने की ज़रूरत है। मान के चलो चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट में वो केस हारते हैं, चीज़ें बैक टू द रॉल आ जाती हैं, तब मार्केट का क्या हाल होगा, वो अपॉर्चुनिटी को भी देखो। अगर कंपनी में इंटरनली दिक्कत नहीं है, कोई भी कंपनी की बात कर लो, स्ट्रगल करेगी, टाइम लेगी, वो दैट इज़ द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन। आज अगर VBL की बात करते हो तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं यहाँ पे VBL का अगर वो चीज़ें खुली हों तो मैं ये देख सकते हो, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर ये थोड़ा मेरा डाटा स्लो है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने बोला है, ठीक है। जयपुरिया साहब जो इतने कह सकते हैं 1 लाख लगभग 2 लाख करोड़ तक गई थी ये कंपनी, ये ओपन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि भाई किस तरह से VBL इन GST कट रेट से जो एक ऑरा बन रहा है कि भैया नहीं यहाँ पे गया, ये हुआ, वो हुआ, इम्पैक्ट होगा, फलाना ठिकाना, क्लियरली मेंशन किया है हर चीज़ को। किसने? अब कहोगे कि सर बहुत सारे अपने प्रोमोटर्स तो अपने लिए बोलते रहते हैं, लेकिन आप ये देखो कि कौन सी कंपनी कहाँ से लेके कहाँ तक गई, उसका कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। तो हो सकता है एक लंबे समय तक पैसा बनाया, एक फिर अभी एक कंसोलिडेशन या गिरावट के फेज़ में रही है, तो अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो ये एक सेफ जोन भी होता है आपको अपने पोर्टफोलियो को कन्वर्ट करने के लिए। हर चीज़ तुरंत पैसा बनाने के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे जो GST रेट बताया उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जो सिन गुड्स वाली बात है, जहाँ पे एक तरह से इनका जो
ऐसा तो है नहीं, बीबीएल केवल पेप्सिको का एक वही प्रोडक्ट बना रही है जो कह सकते हैं कि कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं उनको, उन पे जिन पे 40% जीएसटी लगा, लेकिन वहीं पे दूसरी जगह पे उनके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जीएसटी रेट कम हुआ है, जिसका 30% वॉल्यूम आता है कंपनी का उधर से, ठीक है। तो जिसमें वो 18% और 12% से सीधा 5% पे आए हैं वो, और वहाँ से 30% वॉल्यूम आता है कंपनी का प्रॉफिट्स। और वहीं पे बोला कि जो 40% हुआ भी है तो वो हम पहले से ही दे रहे थे, 28% प्लस 12% जो इनका कह सकते हैं कि ये था, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि इस लेवल पे जो यहाँ पे इनका जो 12% और 18% वाला मामला था, वहाँ से वो 5% में आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस कर दूं, यहाँ से ये जो 12% से कम होकर 5% पे आया, 18% से कम होकर 5%, किन में, जो वाटर रिलेटेड चीज़ें थी इनके, जो जूस रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ पे, तो बोले कि वो हमारे को फ़ायदा मिला और दैट विल वी ट्रांसफ़र दैट टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। तो इस तरह से है, इसको अगर मैंने पूरा पढ़ा तो चीज़ें क्लियर है। तो आप इसको भी देख सकते हो कि ये शेयर्स में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, चीज़ें दी कि किस तरह से ये कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि भाई बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस, इंडिया एंड चाइना आर क्रिएटिंग अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स नाउ दैट कुड बी अ पावरफुल जियो इकोनॉमिक चैलेंज टू द यूएस, ठीक है। इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ के जिस निकाल के आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ कि ग्लोबली आपने कुछ काम किया तो रिएक्शन बैठेगा ही बैठेगा। एक हद तक चीज़ें साधने की कोशिश की जाती, समझदारी से की जाती है। अब विद इन द कंट्री आपके यूएसए के अंदर भी आपका विरोध हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया आपका जो है वो पूरी चीज़ें नोटिस कर रहा है, ग्लोबल फ्रंट पे चीज़ें जो है आप सबको ताक पे रखने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ से भी ऐसा नहीं है कि जापान आपके दबाव में आया हो, यूरोपियन यूनियन आपके दबाव में आया हो, या कोई और कंट्री आपके दबाव में आके इंडिया के साथ रिलेशन गड़बड़ कर रहा हो। आज भी उनकी टॉक्स हैं, चीज़ें हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। भाई ठीक है, आप रशिया 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 चिल्ला रहे हो कि रशियन ऑयल, रशियन ये, रशिया के साथ आप खुद ही बात कर रहे थे, आप अपने डीलिंग करते हो। और वहीं पे तो दूसरी कंट्रीज के पास में अब मौका हो गया खुल के, जहाँ पे आपने धमकी दे रखी थी अगर आपने करेंसी में, इसमें डॉलर में नहीं किया, ट्रेड किया, तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धीरे धीरे आपकी साख कम होगी, डिपेंडेंसी कम करेगा। आदमी सोचेगा कि भाई ये आदमी तो कभी भी धोखा दे सकता है, ये कंट्री पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है ग्लोबली, तो वी शुड एबल टू, तो वो एक फ्रंट में ड्यू टू दैट अपनी पर्सनल जो ग्रीवेंसेस थे कंट्रीज के बीच में, उनको ओवरलुक करते हुए आपस में उनको मिलाने का काम आपने बहुत फास्ट पेस में करा है। और जिसका कह सकते हैं ठीकरा भी आपके सर रखा जाएगा कि भाई अगर आज जो है ब्रिक्स नेशंस आपस में ट्रेड करते हैं विदाउट डॉलर्स या चीज़ें इस तरह से, जहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सिस्टम के ऊपर भी काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे भी उसका भी रिस्पॉन्स आपको ही दिया जाएगा कि भैया ड्यू टू यू वी हैव डन टेकन दीज स्टेप्स। वेयरएज हो सकता है अपने आप से मन में हो लोगों के, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन ये हिम्मत आपने दी है चीज़ें कर गुजरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको कवर कर दिया। देन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको को ये मैं बताऊंगा कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं स्पेशली उनका इफेक्ट्स भी दिख रहा है। तो ये डिपेंडेंसी जो है, आज मैं कह रहा हूँ नेशन टू नेशन की बात नहीं है। यहाँ पे एक अमेरिकन ने ट्वीट भी किया कि H1B पॉलिसी जो थी कह सकते हैं यूएसए की, तो वो इंडियन फ्रेंड फोर्स टू लीव यूएस आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद H1B वीज़ा रिन्यू ना होने की वजह से मतलब उसमें कंडीशंस लगा दी उन्होंने, जिसकी वजह मतलब उनका फुल पर्पस ये है कि इंडिया और इंडियंस को किस तरह से इम्पैक्टेड किया जाए बाई एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो वो एक ध्येय आपका आ गया जिसमें आप इसी एक बड़े लेवल पे बैठ के भी चीज़ों को, पर्सनल लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ें इम्पैक्टेड होंगी, लेकिन रास्ते दूसरे निकल के आएंगे, एंड बट ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में इन्होंने पूरी बात कह दी H1B वीज़ा के तहत। जो अभी इनके एक जो फ्रेंड है इंडियन जो है, वो ये आप देख सकते हो नेथन पेलेटर जो हैं, ये अमेरिका के हैं, डाटा एनालिस्ट हैं। तो इन्होंने लिखा, आपको हो सकता है क्लियर विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ के फिर भी बताता हूँ। वी लेट हर स्टडी, मतलब ये बोल रहे हैं उस कलीग के लिए जो कि H1B वीज़ा में जो कंडीशन लगी उसके तहत उन्हें जो है वापस इंडिया में जाना पड़ रहा। तो ये क्या लिख रहे हैं, ऐसा एक के साथ में, ऐसा बहुत लोगों के साथ में, इससे आपको उसके लेवल की चीज़ें समझ में आएंगी कि भैया देखो होने क्या जा रहा है। वी लेट हर स्टडी हियर, वर्क हियर, ये अपने फ्रेंड के लिए बोल रहे हैं जो इंडियन फ्रेंड है इनका, पे टैक्सेस हियर एंड नाउ वी आर किकिंग हर आउट।
ठीक है, माई फ्रेंड इज मूविंग बैक टू इंडिया आफ्टर 8 years इन द यूएस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया उन्होंने, 4 साल लगाए, 2 साल ग्रेजुएट कोर्स किया, ग्रेजुएट स्कूल, देन 2 साल उन्होंने काम किया। तो 8 साल के बाद बिकॉज शी कुडंट लैंड इन न्यू जॉब, मतलब जो उन्होंने कंडीशन लगाई कि 60 दिन के अंदर H1B वीज़ा वालों को नई जॉब के अंदर आ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं दैट विल बी रिजेक्टेड और ये वो, तो इस तरह की कंडीशन निकाली। कुल मिला के पर्पज़ ये है कि निकलें यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा। ए न्यू जॉब इन द आर्बिट्री ऑफ 60 days, कि मतलब नई कंडीशन लगाई कि 60 days के अंदर न्यू जॉब मिल जाना चाहिए, ग्रेस पीरियड फॉर द H1B वीज़ा होल्डर्स। इतना ही ग्रेस पीरियड दिया है कि H1B वीज़ा जो कि मोस्टली इंडियंस के पास में है, कि वो फिर वापस उनको भेजना ही पड़ेगा, डिपोर्ट करना पड़ेगा। नेवर माइंड द 14 hours वर्क डेज, बोला कि जब ये जो बंदा ये बंदी है इनके साथ में जो मतलब जो काम किया, बोला कि इन्होंने 14 घंटे काम करके दिया, ठीक है, कभी माइंड नहीं किया इस तरह का। नेवर माइंड द स्टेम डिग्री, ठीक है, कि जो इन्होंने डिग्री यहाँ पे जो एजुकेशन ली है उस सबको काम किया, जो डिग्री हासिल की ऐसे नहीं की कर ली है ये, क्योंकि शार्प ब्रेन्स हैं ये जो वहाँ पहुँचे हैं। नेवर माइंड द वैल्यू शी ब्रॉट टू हर टीम एंड हर सिटी, जो उन्होंने काम करके जो चीज़ें करके दी है। शी हैज़ टू अपरूट हर लाइफ इन ऑस्टिन, से गुड बाय टू हर कम्युनिटी एंड टेक ऑल दैट टैलेंट आउट ऑफ द यूएस इकोनॉमी बैक टू इंडिया। ये जो टैलेंटेड बंदा है, इतने साल पढ़ा किया, काम किया, चीज़ें, टैलेंट, एक्सपीरियंस सब कुछ हुआ, जो कि तुम्हारा साथ तुम्हारे यहाँ का बंदा उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि वो आज यूएस इकोनॉमी से निकल के यूएस इकोनॉमी के लिए काम ना करके, इट विल ड्यू टू दिस कंडीशन और ड्यू टू दिस रूल शी इज़ गोइंग बैक टू इंडिया। और वहाँ से और भी वर्ल्ड है, ऐसा नहीं कि यूएसए ही है ओनली अवेलेबल है, ठीक है, चीज़ें थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, बट इट इज़ गोइंग बैक टू इंडिया। दिस पॉलिसी इज रिडिकुलस, वी आर एजुकेटिंग ब्रिलियंट माइंड्स, उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, बोला वी आर एजुकेटिंग ब्रिलियंट माइंड्स एंड देन हैंडिंग देम टू अवर ग्लोबल कंपिटिटर्स। मतलब अब जाके जब ये इस टैलेंट के लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे वापस आएगी इंडिया में, तो ये दूसरी जगह पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंपनीज, इंडियन कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज, और भी जो यूरोपियन यूनियन है, यूके की कंपनीज हैं, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जो इसके लायक चीज़ें होंगी, काम होंगी, जो एक्सपीरियंस होगा, वो उनके लिए अब जाके ये काम करेगी, ना कि यूएस इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो दिस पॉलिसी वेरी, वी आर एजुकेटिंग ब्रिलियंट माइंड्स एंड देन हैंडिंग देम ओवर टू अवर ग्लोबल कंपटीटर्स। भाई आपका भी तो कंपटीशन है ना किन्हीं किन्हीं के साथ में। स्टार्टअप्स लूज, लैंडलॉर्ड लूज। बोला अब इसके जाने से क्या क्या होगा कि जो स्टार्टअप हम जिस पे हम काम कर रहे थे वो एक तरह से लूज होगा, वो नहीं चीज़ें कर पाएंगी, मुश्किल हो जाएगा। लैंडलॉर्ड जहाँ पे ये रहते तो वो अपना किराया जो है वो छूटेगा। सिटीज़ लूज, कि भाई उस सिटी में जो कंज्यूम कर रहा था, खरीद रहा था, चीज़ें एक्सपेंस कर रहा था, वो लूज करेगा। अमेरिका लूजेस, ठीक है। वी नीड बेटर वेज टू रिटेन इंटरनेशनल टैलेंट, कि बोला कि हमारे कुछ अच्छे रास्ते निकालने चाहिए कि हम इंटरनेशनल टैलेंट को रोक सकें। H1B नीड्स टू कंप्लीट ओवरहॉल, बोला कि ये बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट नेक्स्ट ईयर, नाउ, अगले साल नहीं, इसी साल। तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ, ये एक पूरी पिक्चर क्रिएट करके दे रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ को बैठ रही। और अगर मैं कह रहा हूँ इनके पास भी अभी समय कितना, 3.5 साल हैं, जहाँ पे इनके खुद के देश में चीज़ें, आवाज़ें उठ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए केसेस चल रहे हैं, और भी जगह पूरा ग्लोबल फ्रंट पे इनके खिलाफ काम चल रहा है। खिलाफ नहीं है, वो अपने रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। आज अगर यूएसए की तरफ हम जो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी या एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे, वो हम अब उस फ्रेम माइंड को चेंज करके अब दूसरे एरिया में करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह से रोटी आना बंद होगी तो दूसरी जगह से हम लोग काम करना या चीज़ें करना या एक्सप्लोर करना छोड़ देंगे, ठीक है। वो और एग्रेसिवली होगा ड्यू टू यू, ठीक है, ड्यू टू मिस्टर ट्रम्प, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ कवर करी। और यहाँ पे ये तो आपको मैंने अभी ट्रेड डील्स वुड एंड इफ यूएस गवर्नमेंट लूजेस टैरिफ केस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने अभी जो आप लोगों को मैंने वर्बली बताया था उसका भी एक स्क्रीनशॉट या साइट पे मैंने आपको यहाँ पे कवर किया कि भाई धमकाया है एक तरह से अपनी गवर्नमेंट में, मतलब यूएसए में भी वो एक तरह सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से केस हारा, ये जो टैरिफ से रिलेटेड जो मेरे ऊपर लगा के केस चल रहा है और जिसका उन्होंने अपने तरह से एक्सप्लेनेशन दिया, अभी ये ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा कवर करूंगा कि जो ये है अगर हारा तो क्या कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कहीं पे भी कोई चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द यूएसए। ट्रम्प सजेट्स ट्रेड डील्स वुड एंड इफ यूएस गवर्नमेंट लूजेस टैरिफ केस इन सुप्रीम कोर्ट,
ये कह रहे हैं, अब लालच किस बात का दे रहे हैं, यूएसए में सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं कि भैया अगर देखो मैं ये केस हारता हूँ तो टैरिफ हटेगा, और टैरिफ हटेगा तो जो मैंने टैरिफ के चाबुक से जिन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जो कि बेनिफिशियल है फॉर द यूएसए, वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट द व्हाइट हाउस, ट्रम्प सेड ही वुड आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन एज a US appeals court ruling last week that adjudged his tariff as illegal. ठीक है, US President Donald Trump said on Wednesday that America will have to unwind trade deals it had reached with the European Union, Japan, South Korea, among others, if the country's Supreme Court rules the global tariffs illegal. And he warned that a loss in the court could cause the United States to the suffer too greatly. ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कि कितना सफ़र होगा, कितना लॉस होगा जो है यूएसए का, अगर जो है मैं ये केस हारता हूँ यूएसए में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने कवर करी। और यहाँ पे भी आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं से बातचीत की, तो वो पूरा जो है ब्यौरा दे रखा है, वो पूरा मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। अब बात क्या बनती है कि भाई हमें किस तरह से सोचना चाहिए कि हमारा पैसा बने, आगे बढ़ें, और जो भी ग्लोबल फ्रंट पे चीज़ें हैं, देखो आप हर सिचुएशन को लेके चलो। आज मार्केट 1 साल से नहीं चला, चीज़ें नहीं चली, कंपनी पे हमारा भरोसा टूट जाता। अभी ये बताओ आप कि कितना समय हुआ, कितना पैसा कमाया आपने मार्केट से, पैसा नहीं बन रहा है, लगा रहे हैं से अच्छा तो वहाँ लगा लेते हैं। हमें क्या पेशेंस नहीं है, किसी भी कंपनी में हम बेच देते हैं, उसके पीछे के रीजंस को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर जैसे मैंने कुछ प्रॉफिट्स को मैंने बुक किया, अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी करते हैं क्योंकि सब कंपनीज को लेके नहीं चल सकते, तो वो हमें अपने एक रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ाना है, चीज़ें भी देखना है, और ये भी देखना है अपने पोर्टफोलियो में कि हमें फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक विश्वसनीय लेवल पे किन जगह पे इन्वेस्टमेंट को हमें डाइवर्सिफाई करना है, समझना है, देखना है। आज आईटी कंपनीज गिरी हैं ड्यू टू यूएसए की बात करो या किसी और की बात करो, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या ये प्रॉब्लम है या ये लंबे समय तक या 5 साल तक पैसा नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी 5 साल तक पैसा, तो दैट इज द टाइम टू एवरेज आउट द थिंग्स इफ द प्रॉब्लम इज नॉट विद इन द कंपनी। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा व्यू आपको हर सेक्टर में मिलेगा, कोई भी सेक्टर ले लो, केमिकल ले लो, आईटी ले लो, ऑटो ले लो, कहीं पे भी चले जाओ, तो आप क्या क्या छोड़ के भागोगे, वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे। वेल्थ तभी, अभी जैसे मैंने आपको एक वीबीएल का केस बताया कि भाई उनके प्रोमोटर्स ने आके एक्सप्लेन पूरा किया और बोला डबल डिजिट ग्रोथ तो कंटिन्यू रहेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेंज एंड ये सब चीज़ें रही हैं, तो फिर भी और ऐसा है कि शेयर ज़रूर नीचे आया हुआ हो, लेकिन कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स हर बार ठीक ठाक दिए हैं इतने चैलेंजेस के बाद भी। तो और उस पर एक बिलीफ सिस्टम, एक छोटी कंपनी में बिलीफ सिस्टम और एक थर्ड कंपनी में बिलीफ सिस्टम एक डिफरेंट होता है। आपको उसकी जर्नी को देखते हुए आगे समझना चाहिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके सेफ्टी भी नाम की कोई चीज़ होती है, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आप उसके प्रॉफिट्स को बुक कर लें अगर आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट से विद इन नो टाइम में आए हुए हों, और रिस्क एपेटाइट अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की बढ़ानी है तो वो उस गेम को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। डायरेक्टली पूरा मैं इस कह सकते हैं चैनल पे या वीडियो पे नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरा टाइम थोड़ा सा सेटअप होता है, चीज़ें होती हैं, तो आगे आने वाले समय में चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। आज मैं ऑफिस से छुट्टी थी तो मैंने चीज़ें कुछ लेके आया आप लोगों के समक्ष, रिप्लाई भी दिए, सब कुछ है। आने वाले समय में जैसे ही चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी तो डेफिनेटली वी विल कम टू द ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि भाई ठीक है, जहाँ पे हम आपके खुल के डिस्कस कर सकें, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बने रहना बहुत ज़रूरी है, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर ये कंसोलिडेशन फेज़ है, एक गिरावट का फेज़ है या उसका फेज़ है, तो चीज़ें हम उस तरह से सोचें। कोई भी कंपनी में अगर प्रॉफिट बुक करें तो वो ख़राब नहीं हो गई, ख़राब हो गई तो निकल जाओ, चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रगल कर रही हैं, रीज़न समझ में आने चाहिए आपको। अगर वो सही वैल्यूशंस पे मिल रही, हो सकता है उन चीज़ों पे चीज़ें स्ट्रगल करें, 2 साल 1 साल 3 साल पैसा नहीं बना, तो हमेशा ट्रेड नहीं करना है, अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते भी जाना है, इन्वेस्टमेंट भी करते जानी है सही लेवल्स पे, इसलिए आगे बढ़ना है। वो सब चीज़ें आप लोगों के समक्ष डिस्कस करता हूँ विद दीज वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जोड़ेंगे चैनल पे, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट्स में जरूर अपने व्यूज़ को डालिएगा, सो दैट इन अ पॉजिटिव सिनेरियो वी शुड एबल टू डिस्कस द थिंग्स इन द फ्यूचर। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।